बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में पेट के उन अमराज पर गुफ्तगू करेंगे जिन्हें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन से इलाज नहीं हो सकता जिनका, और उनका एक ही इलाज वाहिद सर्जरी ही रह जाता है। और उनमें से कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिनमें अगर ताख़ीर कर दी जाए सर्जरी के लिए तो वो बहुत ख़तरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसे ही अमराज पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गयासुद्दीन साहिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वीनस चैनल की तरफ से हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब, आपने मौका दिया कि आवाम से हम उनके रोज़मर्रा की जो कॉमन सर्जिकल बीमारियाँ हैं उसके बारे में हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर सकें। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं और जानते हैं डॉक्टर गयासुद्दीन साहब से कि वो कौन से पेट के ऐसे अमराज हैं जिनमें सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जब पेट में दर्द होता है और लोग क्या होता है, लोग पहले अप्रोच ये करते हैं कि घर के करीबी किसी क्लिनिक में चले जाएं, और ज़ाहिर बात है लोकल जीपी होते हैं, उनको इतना बहुत सारे लोगों को आइडिया होता भी है लेकिन ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता। अच्छा, फिर उसमें पेशेंट की क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी वो नहीं करते, तो उसमें प्रॉपर जजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड सर्जन के पास जाएं। अगर आपको पेशेंट को अम्बलाइकस के सराउंडिंग में अम्बलाइकस के इतराफ़ दर्द हो और वो दर्द 2-3 घंटे के बाद पेट के सीधे निचले साइड पे चला जाए, उसके साथ साथ मरीज़ को उल्टी हो, मतली हो, ठीक है, और वो जो नॉर्मल रूटीन आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे रिस्पांस नहीं कर रहा, तो आपको अर्ली जो है वो उस मरीज़ का मुआयना करवाना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। मैं यहाँ पे पूछूंगा कि अगर नाव के अराउंड पेन हो रहा हो तो उस वक्त रश करने की ज़रूरत नहीं है उसे। जब वो शिफ्ट हो जाए पर्टिकुलरली इस राइट साइड पर लोअर एब्डोमेन में, जब वो फ़ौरन जाए किसी सर्जन के पास। नहीं, देखें, अगर आपको नाव के सराउंडिंग में भी दर्द शुरू हो रहा है और अगर आपको फिजिबिलिटी है और अवेलेबिलिटी है तो आप क्यों लेट करें खामखाई। तो आप कोशिश करेंगे पहले आप उसका मुआयना करवाएं। गली के डॉक्टर के पास तो ज़रूर चला जाए। जी ज़रूर चला जाए। और अगर सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उसको डिले करें, क्योंकि डिले करने में क्या होता है कि अपेंडिक्स अगर अल्लाह ना करे वो परफोरेट हो जाए, तो अब जो अपेंडिक्स की परफोरेशन के बाद जो उसमें कंटेंट्स आते हैं वो हाईली कॉन्टेमिनेटेड विद बैक्टीरिया की मिकदार उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो वो जो है पेट के अंदर जैसे ही आता है तो पेट के बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे अपेंडिक्स मौजूद है, सबसे पहले तो वो उसको इफेक्ट करता है, उस जगह की पेरिटोनियम को इन्फेक्शन करा देता है, जो पेट की झिल्ली होती है उसको इन्फेक्शन करा देता है, तो उस जगह पे एब्डोमिनल वॉल की मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, पेशेंट का पेन भी बढ़ जाता है, मोमेंट डिक्रीज़ हो जाती है। फिर वहाँ से जो बैक्टीरियल कंटेंट्स आए वो बैक्टीरियल कंटेंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होके बॉडी के तमाम सिस्टम में पहुँचना शुरू हो जाते हैं, गोया कि ये पेशेंट को सेप्सिस होता है और फिर ये मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उस जगह पे लोकलाइज है, अगर वो जनरलाइज पेरिटोनाइटिस करा देता है, बाद वक्त ऐसा भी होता है कि जनरलाइज पेरिटोनाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर इस सूरत में ये होता है कि परफोरेशन के बाद यानी कि आप डिजीज़ बढ़ने के बाद एक ट्रीटमेंट जो उसका बिल्कुल एक छोटे से कट से हो सकता था, अब उसको बड़े कट की ज़रूरत पड़ सकती है, पूरा पेट खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पेशेंट की जो समझ जाएं कि उसका जो है मॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं, समझ जाएं उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, फिर उसकी रिकवरी लेट होती है। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड ये है कि उसको हम डायग्नोस करने के लिए एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में पेशेंट की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में हमें मरीज़ ये बताता है कि भाई उसको दर्द हुआ है, उसके साथ उसको उल्टियाँ हो गई। अच्छा, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। अच्छा। हाँ, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, 2-3 एपिसोड जनरली 2-3 एपिसोड उल्टियों का होता है। अच्छा, उसके साथ जो है मरीज़ को लो ग्रेड फीवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर भी नहीं होता। अच्छा, उसके साथ ये होता है कि फिर पेशेंट को हिस्ट्री करने के बाद हम पेशेंट के जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एग्जामिनेशन में ख़ास तौर पर राइट साइड पे पेट के निचले हिस्से पे, ठीक है, अम्बलाइकस और जो हमारी हिप बोन की हड्डी होती है उसका जो पॉइंटेड एंड होता है उसके बीच में हमें ख़ास जो है बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है।
तो वो जो जगह होती है वो अपेंडिक्स का बेस पड़ा होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और वहाँ पे जब हम पेशेंट को दबाते हैं, हाँ, पेशेंट को दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो भी दर्द होता है, और दबाने के बाद जब छोड़ते हैं तो फिर वो और ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो पेट की झिल्ली को भी इन्वॉल्व कर चुका होता है। तो हाँ, तो जब ये पेट की झिल्ली को इन्वॉल्व कर देता है तो जैसे ही हम पेट को दबा के छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर पेशेंट को ख़ास ये कि पेशेंट को भूख नहीं लगता। इसमें जो ना पेशेंट को जो है उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। उसके साथ हम पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो हम कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें वाइट सेल काउंट जो है वो अमूमन ज़्यादातर मरीजों में बड़े में मिलते हैं, लेकिन कितनी हद तक होते हैं? मतलब नॉर्मली तो 11,000 जो नॉर्मल 11,000 है तो उसमें 11,000 से ऊपर 11,500, 12,000, 13,000, 13,000 बिल्कुल वो हमें बताता है कि ये जो है ना पेशेंट का अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड है। अच्छा, अब अगर इसकी WBC काउंट जो है वो मोर देन 16, 17,000, 18,000, 20,000 है तो फिर चांसेस है कि भाई ये सिर्फ एक्यूट अपेंडिसाइटिस नहीं है, या तो इसके इर्द गिर्द पीप जमा हो चुकी है या ये परफोरेट हो चुका है। अच्छा, पेशेंट का पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अच्छा, एब्डोमिनल मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, पेशेंट फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रूटीन जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे पेशेंट को आराम भी नहीं आता। ठीक है, मतलब मुकम्मल आराम नहीं आता, थोड़ा बहुत आराम ज़रूर आ जाता है, लेकिन एक होता है कि रिलीफ हो जाना, वो रिलीफ नहीं होता। अच्छा, फिर उसमें ये है कि हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड हमें काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड तमाम 100% केसेस में हमें ये बता दे, बल्कि अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी CT स्कैन के मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमें CT स्कैन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। CT स्कैन ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में डायग्नोस्टिक होता है, जो हमें बता देता है कि भाई पेशेंट को एक्यूट एपेंडिसाइटिस है। इमीडिएटली सहूलत अवेलेबल होती है CT के लिए कि उसमें डिले हो जाता है? नहीं, देखें, अब ऐसा है कि हर हॉस्पिटल में CT स्कैन की फैसिलिटी, जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनमें नहीं होती, लेकिन जो है अगर वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और अगर वेग आपको लग रहा है कि उसकी प्रेजेंटेशन वेग है, मिसाल के तौर पर जो अमूमन मैंने आपको बताया कि अपेंडिसाइटिस का पेन अम्बलाइकस के इर्द गिर्द दर्द शुरू होता है, लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके अम्बलाइकस से ऊपरी हिस्से में, यानी कि पेट के मरकजी ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर वो पेशेंट को कभी कभार जो है ना वो ये भी हिस्ट्री नहीं मरीज देता है कि पेन वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। इस तरह की मतलब वेग प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अच्छा, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं उसमें WBC काउंट बढ़े हुए होते हैं, ये भी जो है ना हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभार WBC काउंट रेज नहीं भी होते हैं, बल्कि कम होते हैं, और पेशेंट एक्यूट एपेंडिसाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है, ऐसा भी मुमकिन होता है। तो अमूमन ज़्यादातर केसेस में टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। टिपिकल प्रेजेंटेशन से मुराद ये फाइंडिंग से मालूम हो जाता है। जी, टिपिकल प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि जिसमें जो ख़ास अलामात होती हैं ज़्यादातर मरीजों में मिल जाती हैं, लेकिन उन मरीजों में जिनमें ख़ास अलामात नहीं मिल रही हैं मरीज, तो उनमें फिर हमें बड़े इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें CT स्कैन है, और फिर वो हमारी हेल्प करता है, ताकि हम इस CT स्कैन कराने के बाद ये होता है कि हम नेगेटिव एपेंडिसेक्टमी से बच सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछूंगा कि ये पहले से ये मर्ज जो है वो वार्न करता है या नहीं करता? मतलब 2-3 दिन पहले कुछ पेन वेन होता है या नहीं होता, कि अचानक ही डेवलप होता है? नहीं, अचानक डेवलप होता है, ऐसा नहीं। मैंने एक दुल्हन को देखा था जिसकी बेचारी की शाम को शादी थी और वो दोपहर को वो इस अपेंडिक्स के साथ आई थी। जी, अचानक ज़्यादा सर्जरी करवानी पड़ गई। देखिए, होता यह है कि ज़्यादातर अचानक ही डेवलप होता है। बात यह है कि अब उस अचानक को डायग्नोस नहीं कर पाते। होता यह है कि जब वो पेन स्टार्ट होता है, लोग कोई और पेट का दर्द समझते हैं और उसकी दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। अब अपेंडिसाइटिस में ये है कि अगर इसके ल्यूमन में अगर फिकोलिथ आके फंस गया, फिकोलिथ का मतलब ये है कि हार्ड स्टूल इम्पैक्ट हो गया है उसके इनसाइड, ल्यूमन के इनसाइड, तो उसका पेन रिजॉल्व होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो पेशेंट को फिर परफोरेट होता है अपेंडिक्स, वो परफोरेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये है कि उसके ल्यूमन में फिकोलिथ नहीं है, इट्स अपेंडिसाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, इसकी वजह से है, तो उसमें फिकोलिथ नहीं होता। क्या करते हैं कि उसमें दवाइयाँ देते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है, लेकिन वो मुकम्मल रिलीफ नहीं होता। तो उन मरीजों को क्या होता है, जैसे बाद लोग बोलते हैं कि दवाइयों से ठीक हो गया था, ये वो दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसका सिम्टम्स जो है ना वो सप्रेस हो जाते हैं। जो सिम्टम जो है, अलामात कुछ कम हो जाती हैं, बेहतरी हो जाती है तबीयत में, लेकिन वो पेशेंट को परसिस्टेंट पेन रहता है। अच्छा। ऐसे हाँ, बहुत सारे पेशेंट जो है वो क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस के साथ होते हैं। क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में ये था कि सिम्टम्स मास्क हो गए, दवाइयाँ दे दी, रिलीफ हो गया, लेकिन वो होता रहता है, वो परफोरेट नहीं हुआ और वहाँ दब गया। हाँ, दब गया, और लेकिन होता रहता है उसको दर्द। या फिर उसको कहते हैं सर्जरी ही होना है, अल्टीमेटली सर्जरी ही होना है, 3 महीने बाद 2 बार। जहाँ तक ये है।
मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि टोटली जो है ना वो जाके रिलीज हो जाए। अपेंडिक्स का लफ्ज़ जो है ये इंग्लिश में है और मेडिकल साइंस में, इसका उर्दू कोई नाम है? अगर है तो मुझे नहीं पता। कुछ वैसा नहीं, जैसा गैलब्लैडर को हम कहते हैं, पित्ता कहते हैं, सही है, स्प्लीन को तिल्ली कहते हैं, हाँ, लिवर को इसका जिगर कोई कहते नाम हैं। नहीं। नहीं, इसका नाम अपेंडिक्स ही है उर्दू में भी, जो मुझे और ये पता आम है। फहम है, आम फहम है, तमाम लोगों को पता है, पब्लिक को कोई दुश्वारी नहीं होती। नहीं। ठीक है, तो ये उम्र के किस हिस्से में होता है ज़्यादातर? अच्छा देखिए, अपेंडिसाइटिस जो है ये टीन एजेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। टीन एजेस से मुराद ये 17, 18, 19, 20। ओल्ड पीपल को क्यों नहीं होता? नहीं, ओल्ड पीपल पे भी होता है, लेकिन ओल्ड पीपल पे चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ओल्ड पीपल में चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसको हम खास वजह नहीं है, खास हम इसको नहीं कहते कि ओल्ड पीपल में, यंग एज में ज़्यादा, यंग एज में ज़्यादा होता है, बच्चों में भी और यंग एज, बच्चों में और यंग एज में। उमूमन देखा जाए तो बच्चों में भी इतना कॉमन नहीं है जितना टीन एजेस में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, तो यानी मुमकिन है मेडिकली, लेकिन वो नुकसानदेह हो सकता है अगर उसको वक्ती तौर पर दबा दिया जाए। हाँ, नुकसानदेह हो सकता है। और अगर बच्चों में और बड़ों में हो रहा है तो उसकी सर्जरी भी जल्दी उसको डायग्नोस करना चाहिए और जल्दी सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो है वो पेट की चर्बी, जो समझ जाएं, जो अगर अपेंडिक्स कोई परफोरेट होता है और वो अगर फैलता है पेट में, तो उससे जो रोकने वाली चीज़ होती है वो ओमेंटम होती है, जो पेट की चर्बी होती है, जो तमाम उसको स्प्रेड होने से रोकती है। तो वो ओमेंटम जो है ना वो इतना डेवलप नहीं होता है बच्चों में। बड़ों में यंग एज में डेवलप होता है तो वो उसको रोक लेता है। फिर जो यंग एज में है, पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी होती है। अब आप चले जाएं छोटी उम्र में, उसमें पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ओल्ड एज में पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है, तो उसमें जो है ना पेशेंट को हमें जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए और अर्ली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन ही है और पेरिटोनाइटिस? नहीं, देखिए, कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन भी है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि वहाँ पे बाज़ वक़्त अगर परफोरेट नहीं हुआ है तो उसमें बाज़ वक़्त ये है कि एक लम्ब बन जाता है, जिसको हम ये कह लें कि तमाम चीज़ें आके, पेट की चर्बी वगैरह सारी चीज़ें आके वहाँ पे उसको सील ऑफ कर लेती है, ताकि उसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना करे पूरे एब्डोमेन में। ओमेंटम आगे चिपक जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्लैगमॉन बन जाता है या लम्ब बन जाता है। ठीक है, तो वो जो है लम्ब जो है वो फिर पेन के साथ रहता है, परसिस्ट करता है, स्लोली होता है। हाँ, फिर उसको डिजॉल्व होने में तकरीबन 6 वीक्स लग जाते हैं। अच्छा, सर्जरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बिल्कुल, सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन ये है कि डिपेंड करता है कि आपने पेशेंट का किस स्टेज में ऑपरेट किया है। ठीक है ना, आप अर्ली स्टेज में ऑपरेट करते हैं तो जाहिर बात है वुंड इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। ठीक है, वुंड के कोई प्रॉब्लम नहीं होते, पेशेंट की बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह जो है, अगर अपेंडिक्स को आपने, अगर सप्यूरेटिव अपेंडिक्स है, पीप के साथ है, उसके सराउंडिंग में पीप है, तो पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना अपेंडिक्स जो है बेसिकली कॉन्टामिनेटेड सर्जरी है, क्लीन सर्जरी तो है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर क्या है, वो कॉन्टामिनेटेड सर्जरी हो जाती है अगर पस हो, तो उसमें पीप पड़ने के इम्कान होते हैं ज़ख्म में। अब एक पेशेंट जिसको हमने अर्ली रिस्पॉन्ड किया हो, अर्ली ट्रीटमेंट किया हुआ हो, पस पड़ने से पहले उसकी ट्रीटमेंट की गई, और एक पेशेंट वो है जिसको पस पड़ने के बाद आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दोनों का आउटकम डिफिकल्ट होता है। बाज़ मरीज आते हैं हमारे, डिफरेंट होता है, सॉरी, बाज़ मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर इनके तो ज़ख्म में पीप पड़ गई है। तो भाई, इनके ज़ख्म में पीप पड़ गई है, तो जब हमने खोला था उसके सराउंडिंग में भी पीप पड़ी हुई थी, तो चांसेस होते हैं उसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपेंडिक्स बिल्कुल ऐसा है कि बेस के पास से परफोरेटेड है, वहाँ पे परफोरेटेड है, सीकम के हिस्से को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में हमें उसको रिपेयर करना होता है। पेशेंट को फिर हमें तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए उसको खाली पेट या भूखा रखना पड़ता है। और फिर बाद वक्त ऐसा होता है कि जब हम वहाँ पे रिपेयर करते हैं, वहाँ से अगर कोई स्टिच निकल जाए तो वहाँ से फिस्टुला बनने के, बहुत रेयर है लेकिन फिस्टुला बनने के इम्कानात होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सराउंडिंग कोई स्ट्रक्चर है उसको डैमेज होने के इम्कानात होते हैं, ऐसा लेकिन बहुत कम होता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपेंडिक्स पर, और अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या ये अपेंडिक्स के ऑपरेशन करने के बाद भी उसे दोबारा ये पेन हो सकता है, अपेंडिक्स का जो है अपेंडिसाइटिस का, वो डेवलप हो सकता है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है और अपेंडिक्स कंप्लीट निकल गया है तो अपेंडिसाइटिस दोबारा होने के इम्कानात नहीं होते।
हाँ, एक सूरत ये होती है कि जब अपेंडिसाइटिस का दर्द हो, अपेंडिक्स का दर्द हो और होने के बाद वो मतलब ये कि पेशेंट 6-7 दिन 8 दिन तक वो दवाइयाँ लेता रहे और मतलब उसकी लेट प्रेजेंटेशन हो, लेट आए और लेट उसको ऑपरेट करें, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लंप ऑपरेट करें, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट से, उसका पेन नहीं जा रहा है, लंप भी बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी आप ऑपरेट करते हैं। उस सूरत में ऑपरेट करें और अपेंडिक्स जो है वो आंतों के साथ, बड़ी आंत, छोटी आंत के साथ और जो पेट की जो चर्बी है जो उसके इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक रही है उसके साथ बुरी तरह से लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है और सेपरेट नहीं हो पा रहा है। और अमूमन जो इतने लेस एक्सपीरियंस सर्जन अगर होते हैं या उसके पास कोई असिस्टेंस फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी असिस्टेंस उसको नहीं मिल रही है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर उसका थोड़ा सा कोई हिस्सा छूट जाए, स्टंप बड़ा रह जाए, तो उस स्टंप में दोबारा इन्फेक्शन होने के इम्कानात होते हैं। तो उसको तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उस स्टंप में दोबारा इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। जी, फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अपेंडिक्स निकल जाए तो दोबारा, जाहिर बात है एक ऑर्गन है वो निकल गया है तो दोबारा तो उसके इम्कानात नहीं है, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया है और उस पार्ट में दोबारा इन्फेक्शन हो गया है तो फिर वो उसी तरह तकलीफ पैदा कर सकता है और फिर उसको उसी तरह ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद वहां पे क्या होता है, पोस्ट ऑप एडिशंस हो जाते हैं, यानी कि वहां पे कोई पेट की चर्बी आके चिपक जाती है, वो चर्बी चिपक जाती है और उसके बाद वो मुसलसल खिंचती रहती है और मरीज को पेन होता रहता है। तो एक पेन वहां पे पोस्ट ऑपरेटिव पेन ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस हो सकते हैं। अगर अपेंडिक्स का स्टंप रह गया है तो वो पेन कर सकता है, अदरवाइज अगर अपेंडिसेक्टमी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो फिर दोबारा अपेंडिसाइटिस का दर्द नहीं होगा। अच्छा, हमारे कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि यार ये तो ज़रूरी ऑर्गन अल्लाह ने बनाया है, इसके निकाल लेने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर ये अवेलेबल है तो बाज़ औक़ात जो अगर हम यूरेटर की कभी इंजरी होती है तो उसमें जो है ना यूरोलॉजिस्ट जो है अपेंडिक्स को यूज़ करते हैं एज ए वहाँ पे जहाँ पे यूरेटर डेफिशिएंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है और वहाँ पे उनको ग्राफ के तौर पर यूज़ करना, तो जैसे ये समझ जाए वो स्पेयर पार्ट है बॉडी में और यूज़ हो सकता है। तो मतलब वैसे अगर पूरी ज़िंदगी में उसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है अपेंडिक्स का, जैसा आपका तो है ना फंक्शन पूरा, ये छोटी सी दुम निकली हुई है आंत की, इसका ये कट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर देखें ये इन्फेक्टेड है, लिम्फाइड ऑर्गन है, अगर ये इन्फेक्टेड है और डिजीज हो गया तो फिर तो उसको निकालना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये वैसे वही। अब आ जाते हैं हम अब दूसरे मौजू पे, हर्निया पे। आप बताएं कि ये भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज है और ये भी सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होता। देखें, हर्निया भी बहुत कॉमन डिजीज़ है। हर्निया एक तो बहुत सारी ख्वातीन हमें प्रेजेंट करती हैं ना, पैरस वुमेन होती हैं, यानी कि चाइल्ड बियरिंग फीमेल हैं, उनके 2-3 बच्चे जिनके पास हैं, डिलीवरी हुई है या सीजर हुआ है, उसके बाद एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है। उनमें अमूमन ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कॉमन मेरे पास जो फीमेल ख्वातीन आती हैं उसमें ये है कि अम्बलाइकस के सराउंडिंग में स्वेलिंग होती है और वो उनके साथ साथ चल रही होती है अम्बलाइकस के सराउंडिंग में स्वेलिंग, और जब उनको पेन होता है तो फिर वो आती हैं तो फिर उनको पता चलता है कि भाई इनको हर्निया है। अब हर्निया क्या है? हर्निया जो है एब्डोमिनल वॉल है, उसके फाइबर हैं, मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनके दरमियान क्या होता है कि वो फाइबर स्प्लिट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है स्प्लिट? ड्यू टू रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। वो रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों होता है? अब अगर फीमेल है, प्रेगनेंसी हुई है, उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, पट्टे वीक हो जाते हैं, तो वहां से कोई फाइबर स्प्लिट हो जाता है, वहां से पेट की जो चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर आते हैं वो वहाँ से बाहर आना शुरू हो जाती हैं, चर्बी है वो वहाँ से बाहर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास उस वक्त प्रेजेंटेशन होती है जब वो पेन के साथ होती हैं, तो ऑब्वियसली उसकी सर्जरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर बात है जो चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं पेट के अंदर से, चर्बी आ रही है या आते आ रही हैं, ठीक है, तो वो जहाँ से निकल रही होती हैं तो उस वहाँ से अगर कभी कभार वो निकलने के बाद वापस ना जाए, फंस जाए, तो क्या होता है उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ब्लड सप्लाई रुकने के बाद वो क्या होता है कि उसमें कहीं की भी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो वो चीज़ें डेड होना शुरू हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है, वो इन्फेक्शन वहाँ से फिर बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, आहिस्ता ऐसा होता है कि पहले तो उसकी रिड्यूसिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, रिड्यूसिबिलिटी लॉस होने के बाद फिर पेशेंट जाता है ऑब्स्ट्रक्शन में। ऑब्स्ट्रक्शन की क्या कहानी होती है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन में जाता है, अगर उसमें आते आई हुई होती है ना, उसके कंटेंट्स में हर्निया के कंटेंट्स होते हैं कि उसमें आंत आई हुई है या पेट की चर्बी आई हुई है। अगर पेट की चर्बी आई हुई है तो फिर तो ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं जाता, फिर तो पेशेंट पेन के साथ होता है और हर्निया जो है इरिड्यूसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आंतें आई हुई है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है,
पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट का दर्द शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी और उसको फ्लैटस का अखराज, गैस का अखराज भी बंद हो जाता है। अच्छा, ये हालात, जी ये हालात हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन में गई है तो आप उसको समझे ये कि उसकी ब्लड सप्लाई भी रुक गई है, जब तक के गैंग्रीन भी यस बन सकती है, जब तक कि आप उसको खोल के देखें नहीं, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो उसमें सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। अब जब हम इमरजेंसी सर्जरी करते हैं तो इमरजेंसी सर्जरी भी पेशेंट, जाहिर बात है, वो हर्निया फंसा के काफ़ी दिनों के बाद आया हुआ होता है, उसमें पानी होता है, एडीमा होता है। अब उस एडीमा वाली कंडीशन में, इन्फेक्शन वाली कंडीशन में आप मैश लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, जाली लगाना। हर्निया का इलाज जो है अमूमन वो जाली डालते हैं, हम जाली लगा के करते हैं। अगर देखें, अब इसमें यह है कि हर्निया जो है अगर वो यंग एज में है, जो अगर कॉन्जेनाइटल है, कॉन्जेनाइटल का मतलब ये है कि अगर पैदाइशी है, पैदाइशी ये है कि वो अमूमन होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में हर्निया जो है अमूमन पैदाइशी होता है। या अगर अर्ली टीन एज है, 10-12 साल में हमें मिला है, ठीक है, तो उसमें भी आपको मैश लगाने की जरूरत नहीं होती। इवन 18 साल तक भी मैश लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मसल्स जो है वो पेशेंट के डेवलप हुए होते हैं। मैश की जरूरत उस वक्त होती है जब उसकी जो है वॉल की वीकनेस हो, उस वक्त आपको मैश लगाने की जरूरत होती है। ओल्ड एज हो, मैश लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रेंगुलेशन के साथ हर्निया है तो उसमें मैश लगाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मैश इन्फेक्टेड हो जाता है। और अगर मैश आप ना लगाएं तो हर्निया के दोबारा होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप मैश लगाएं। तो आप एक हर्निया की सर्जरी उसको नॉर्मल डेज में बगैर फंसाए करा सकते हैं, जबकि उसका इलाज ही सर्जरी है। मेडिसिन से तो उसका इलाज होना नहीं है, सही है, ना हकीमी दवाइयों से उसका इलाज होना है। अच्छा, ये ना वो खुद ब खुद ठीक होगा। हमारी पब्लिक को गलत कॉन्सेप्ट है कि ये हकीमों से भी ठीक हो सकता है और होम्योपैथिक डॉक्टरों से भी ठीक हो सकता है। मेरे पास 1-2 मरीज ऐसे आए हैं कि वो हर्निया लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं। मैंने कहा ये मैकेनिकल डिफेक्ट है। यस सर, देखें अब उसके बारे में ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं लोगों को, अपने मरीजों को एक आम सी मिसाल देता हूँ कि भाई अगर तुम्हारी चादर मैली हो जाए तो तुम क्या करोगे? भाई चादर अगर मैली हो गई तो उसमें हम सर्फ डालेंगे, विच इज ए केमिकल। साबुन से धोएंगे, साबुन इज ए केमिकल। लेकिन अगर उस चादर में कोई सुराख हो जाए फिर क्या करोगे? फिर तो उसका काम सिलाई है, उसको सिलाई करना है। इसी तरह से हर्निया भी जो है वो बेसिकली देयर इज ए डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल, पेट की दीवार में एक डिफेक्ट हो जाता है। वो डिफेक्ट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, मसल फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये मसल्स के फाइबर सेपरेट क्यों होते हैं? ये एक तो एज के साथ होता है, ठीक है, दूसरा ओबेसिटी के साथ, तीसरा इंट्रा एब्डोमिनल जो है ना, अगर प्रेशर बढ़ जाए, पेशेंट को कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जोर लगा रहा हो, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ड्यू टू अगर जो कफ से भी, क्रॉनिक कफ से भी, पेशेंट स्मोकर है, खांस रहा है, ठीक है, बार बार प्रेशर पड़ रहा है, बार बार प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, पेशेंट वेट लिफ्टर है, बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाता है, ठीक है, वेट लिफ्टर है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बहुत ज्यादा जंपिंग वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, फीमेल्स को ज्यादातर किस वजह से होता है? फीमेल को ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया है, पहले डिस्कस किया है कि वो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, फिर पट्टे वीक हो जाते हैं, तो उसमें मैंने जो ज़्यादातर देखा उसमें अम्बिलिकल, पैराम्बिलिकल हर्निया मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। जब कोई पुराना इंसिजन लगा हुआ है उससे भी वहाँ बन सकता है? यस, अगर पुराना इंसिजन लगा हो और उसमें सर्जिकली रिपेयर सही नहीं हुआ हो, कोई टेक्निकल उसमें उस वक्त प्रॉब्लम हुई हो, या पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन हो गया हो, जख्म में पीप पड़ गई हो, या ऑपरेशन के बाद पेशेंट का वेट बढ़ गया हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग का काम कर रहा हो, या मरीज़ को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई है, मरीज़ को कॉफ रह रहा हो, या अगर मेल पेशेंट है, स्मोकर है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो अगर कहीं ऑपरेट हुआ है तो वहाँ पर भी हर्निया दोबारा हो सकता है। इसको हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। जी, इंसिजनल हर्निया, ठीक है, एक इंसिजन था उससे वहां से वहां पे। अच्छा, इंसिजनल हर्निया के फंसने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसको तो और जल्दी आपको जैसे ही हो आपको ऑपरेट इसको करवाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, एक तो इंसिजनल हर्निया हो गया, एक अम्बिलिकस हो गया, अम्बिलिकल हर्निया, और फिर ये जो इंग्वाइनल हर्निया है इसकी भी कोई किस्में हैं अलग अलग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? हाँ जी, इसकी भी किस्में हैं, क्लिनिकली भी हम उसको जज कर सकते हैं कि आम लोगों के लिए इतने ज्यादा आम मरीजों को बेसिकली उसमें ये है कि भाई अगर डायरेक्ट हर्निया है, वो मतलब क्लिनिशियंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर डायरेक्ट हर्निया है तो इसका इलाज सर्जरी है, इसका इलाज सर्जरी, इससे पहले कि वो बिगड़ जाए। जी बिल्कुल।
ठीक है, अच्छी बात बताइए। और उसके बाद भी ऐसा ही है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने जो है ना अमूमन देखें हर्निया के पेशेंट में हर्निया का एक आसान ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको डिले करेंगे और अगर उसमें आंतें फंस गई हो और वो आंतें अल्लाह ना करे खराब हो गई हो, गैंग्रीनस हो गई हो, तो उसमें आपको आंतों का वो पोर्शन निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। एक छोटा काम जो कि वैसे इजीली हो सकता है, उसको आप डिले करके इंतजार करके और आपने उसके दूसरे तरीके इलाज पे गए जो कि उसका तरीका इलाज होता भी नहीं है, जो कि उसका ट्रीटमेंट है भी नहीं, उसमें आपने टाइम का ज़िया किया और टाइम के ज़िया से क्या है वो चीज़ आपकी छोटी चीज़ थी वो बढ़ गई तो उसके बाद आपको पता है आंत का हिस्सा अगर काला हो गया, खराब हो गया, तो उसको निकालने की जरूरत पड़ सकती है। फिर कभी कभार अगर इन्फेक्शन कम है, आप अर्ली प्रेजेंटेशन है तो हम उसको जोड़ भी सकते हैं, बाज़ औक़ात पखाने की जगह भी ऊपर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो एक चीज जो कि आसानी से ट्रीट हो सकता है सिर्फ बेहतर नॉलेज के बिना पे, और अगर आपको बेहतर नॉलेज ना हो और आप गलत तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो आप उस चीज को खराब करके आप मरीज अपनी मॉर्बिडिटी यानी कि अपनी तकलीफ को बढ़ा सकता है। तो ये वैसे मतलब ये हर्निया बहरहाल एक ऐसी सर्ज है कि मेडिकली ट्रीट नहीं हो सकता और इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। देखिए इसकी इन्वेस्टिगेशन इसकी देखिए क्लिनिकल हर्निया जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन ये करा सकते हैं कि जनाब कोई अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा के देख लें, पेट का मुआयना कर लें कि देखें पेट में कोई रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की कोई वजह तो नहीं है जिसकी वजह से ये हर्निया हुआ है, उसके लिए हम करा सकते हैं। ठीक है, ये पैराम्बलाइकल हर्निया हो रहा है या अम्बलाइकल हर्निया है तो वो देख सकते हैं कि भाई पेशेंट के पेट में पानी तो नहीं भरा हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को अम्बलाइकल हर्निया डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये हम करा सकते हैं देखने के लिए कि हर्निया का कॉज क्या है। ठीक है, इसको कराने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसी तरह मेल में जिनमें ओल्ड एज मेल हैं जिनको प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और वो पेशाब के लिए जोर लगाना शुरू कर देते हैं, पेशाब उनको रुक रुक के आता है, बार बार उठने की जरूरत पड़ती है। बेसिकली उनको मसला ये होता है कि उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, प्रोस्टेट बढ़े होने की वजह से क्या करते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं इन यूरिनेशन, पेशाब करने के लिए स्ट्रेन करते हैं तो प्रेशर लगाते हैं तो हर्निया डेवलप हो जाता है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमें जरूरी है कि क्या ये जो हर्निया हुआ है ये हर्निया ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट तो नहीं है, और अगर ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट है तो पहले हमें उस प्रोस्टेट को ठीक करने की जरूरत है, वरना हर्निया दोबारा होगा। तो ये वजह हो सकती है हर्निया दोबारा होने की। तो हम कहते हैं ना कि हर्निया करा लिया और दोबारा हो गया, तो अगर आपने हर्निया के कॉज को ठीक नहीं किया तो अगर वो कॉज वहां परसिस्ट करेगा रहेगा तो हर्निया दोबारा कराएगा। अब एक मरीज है क्रॉनिक कफ का है, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उसको है, अगर वो ठीक नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं होता तो आपने हर्निया किया उसको दोबारा हो जाएगा। एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हो गया और उसने पहले उसका वजन 40 किलो था, अब 80 किलो हो गया, अब देखें ना वेट बढ़ गया है, वेट बढ़ने की वजह से उसको हर्निया दोबारा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, बाद यंग पेशेंट होते हैं उनको स्ट्रक्चर यूरोथेरा होता है, स्ट्रक्चर की वजह से वो स्ट्रेन कर रहे होते हैं, तो फिर ये हम डायग्नोस करें, हिस्ट्री पे हमें पता चलता है, तो उसके लिए देखें कि उसको हर्निया है किस वजह से। अच्छा, ये तो दो अहम सब्जेक्ट हो गए जो कॉमनली है हमारे पास। कुछ और भी होते हैं जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, वो कैसे पहचाना जाएगा कि इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी सर्जरी करना ज़रूरी है? देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो सबसे कॉमन वजह है ना, वो सबसे कॉमन वजह यही है कि कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो, और प्रीवियस सर्जरी होने के बाद ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस बनते हैं आपस में, आंतों में, उसमें चिपक पैदा हो जाती है। ठीक है, उस चिपक की वजह से क्या होता है कि वो वक्तन फौक्तन ब्लॉक होता रहता है, खुलता रहता है, ब्लॉक होता रहता है, खुलता रहता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो ब्लॉकेज जो है ना वो खुल नहीं पाती, उसमें एडिमा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुल नहीं पाती और पेशेंट को मुस्तकिल तौर पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको हम रुकावट कहते हैं, वो हो जाती है। ठीक है, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन को वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, पेट फूल जाएगा, उसको कब्ज हो जाएगी, उसको गैस का अखराज बंद हो जाएगा, उसको परसिस्टेंट वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी और उसको एब्डोमिनल पेन होगा। अच्छा, ये भी किसी बीमारी की वजह से डेवलप होता है, ये मतलब जैसा आपने बताया था एक तो वजह वही है, लेकिन ये कि बहरहाल वैसे अचानक हो सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? देखिए, वैसे अचानक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल अचानक भी हो सकता है। अगर आते हैं वो आते ट्विस्ट कर गई हैं, ठीक है, तो अचानक बिल्कुल हो सकता है। क्या आते ट्विस्ट कर गई हैं, ट्विस्ट कर गई हैं, वॉल्वुलस जिसको हम कहते हैं, सिग्मॉइड वॉल्वुलस है या कोई और दूसरे आंतों के किसी पोर्शन का हिस्से का ट्विस्ट भी कर जाती है। यस, अगर उसकी मेसेंट्री लॉन्ग हो ना तो उस सूरत में ट्विस्ट कर जाती है। अगर ट्विस्ट कर गई बिल्कुल हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, या पेट के अंदर कोई ऐसा कोई बैंड बना हुआ है या कोई एडिशंस है और उसके अराउंड
आंतें ट्विस्ट कर गई हैं तो बिल्कुल पेशेंट अचानक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें अगर आंतों का जो ल्यूमेन है उसके इनसाइड कोई वजह है, उसके वॉल में कोई वजह है, या उसके आउटसाइड कोई वजह है। ठीक है, अच्छा, अब ओल्ड एज में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट, बहुत आम चीज है क्या, बेड रिडन पेशेंट होते हैं। जाहिर बात है वो मूवमेंट नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, डाइट जो है, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है बहुत सारे मरीजों में। ओल्ड एज है, मेरे पास ओपीडी में है, एक्सरे कराया, सर इसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। आप यकीन करें कि जस्ट सिर्फ एक ही होता है कि सिर्फ उसके एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। हम उसको एग्जामिन करते हैं और एग्जामिन करने के बाद ये पता चलता है कि भाई देयर इज ए फीकल इंफेक्शन। अच्छा, बहुत कॉमन है ओल्ड एज पेशेंट में, बेड रिडन में, और जो इतनी बड़ी वजह भी नहीं होती है। सिर्फ क्या होती है कि उस पेशेंट की लुक आफ्टर सही नहीं हो रही है, उस पेशेंट की नर्सिंग सही नहीं हो रही है। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, इमोबाइल पेशेंट है, हाँ, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो जरा मुझे फिर आगे पूछते हैं ब्रेक से वापस आकर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी सेहत, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बात हो रही है, लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हो पाई है, हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसलिए अब आप ब्रेक ले रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पर, तो आइए बात को फिर वहीं से आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो ओल्ड एज में होती है वो किस किस्म की होती है जी। अच्छा मंसूर साहब, एक तो बहुत कॉमन चीज़ आपको बता रहा था कि बेड रिडन पेशेंट में इमोबाइल है, एक्टिविटी कम है, उनमें फिर वाटर इनटेक कम होता है, जाहिर बात है डाइट भी इस तरह से प्रॉपर नहीं होती, तो उन लोगों में, और उनकी गुड नर्सिंग केयर नहीं हो रही होती है, तो उन लोगों में जो मैंने अमूमन देखा कि पेशेंट को एक्सरे कराया, पेट की डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन है, और जब उसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हमने किया, जो हमारा एक तरीकाकार है कि पखाने की जगह का मुआयना करते हैं, तो उसमें ये होता है कि लार्ज फीकल इन्फेक्शन पड़ा है, और उसकी वजह से, जो कि बहुत मैनेज करना उसको बहुत आसान है, और अगर उसकी गुड नर्सिंग केयर हो रही हो तो उसमें वो मैनेज हो सकता है, पेशेंट इस कंडीशन में नहीं पहुँचता। ठीक है, अच्छा, फिर बहुत सारे जो ओल्ड एज पेशेंट में उनको हर्निया पड़ा हुआ होता है। अभी जैसे मैंने हर्निया के बारे में आपसे इतनी मतलब डिटेल में गुफ्तगू की, उनको हर्निया पड़ा होता है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, और कब्ज, पखाना रुक गया है, और गैस का अखराज खत्म हो गया है, और वॉमिटिंग हो रही है, और जब हमने एक्सरे कराया तो मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल उसमें आते हैं, जो एक्सरे में जो उसकी फाइंडिंग होती है कि अगर आंतों में कहीं रुकावट है तो मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आते हैं, उसमें रुकावट, हमें उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो पड़ा हुआ होता है। तो पता चलता है कि भाई उसको हर्निया है, और हर्निया उन्होंने टाइम पे जो है ना उसको एंटरटेन नहीं किया है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है, तो आप जनाब ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ हम चले गए। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्शन इसके अलावा भी वजूहात की वजह से हो सकती हैं, बहुत कॉमन, पाकिस्तान में टीबी बहुत कॉमन है। ठीक है, बाद लोगों को किसी को इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है। इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस वो इफेक्ट करता है ज़्यादातर स्मॉल बावल के आखिरी हिस्से पे, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के आखिरी हिस्से पे, वहाँ पे तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो पेशेंट अमूमन आपको प्रेजेंट होते हुए मिलेगा एब्डोमिनल पेन के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, वॉमिटिंग के साथ, फिर वो रिलीफ भी हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो मुस्तकिल रुकावट हो जाती है, तो उसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है कैंसर की वजह से हो सकता है। ठीक है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग एज में कैंसर ना हो, ज़्यादा कॉमन ओल्ड एज में है। नहीं, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वैसे ये आपने बताया नर्सिंग केयर प्रॉपर नहीं होती ओल्ड पीपल लोगों की, तो उसमें ज़्यादातर मसले पैदा हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होना। जी। तो यंग एज में या तो कंजेनाइटल हो, शायद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह का। नहीं, यंग एज में देखें, यंग एज में और भी बहुत सारी वजूहात होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें वॉल्वुलस हो सकता है, एक इंटरसेप्शन एक चीज़ होती है। इंटरसेप्शन में क्या होता है कि आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में इन्वेजिनेट हो जाता है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है, जिस तरह से दूरबीन होती है ना, कि जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चली जाए, ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो है ना, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चली जाए, तो वो टेलीस्कोपिंग होती है, जिसमें आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर चला जाता है, और फिर वो स्पॉन्टेनियस रिड्यूस भी हो जाता है। स्पॉन्टेनियस रिड्यूस कैसे होता है? पेशेंट को हम, जाहिर बात है, उसमें जो है ना हम आंतों का रेस्ट दे देते हैं, पेशेंट को हम खाना पीना बंद करते हैं, उसमें नाक की नलकी लगा देते हैं, ताकि जो भी आंतों के अंदर जो भी चीज़ें जमा हो रही हैं वो ड्रेन हो जाए, आंतों को रेस्ट मिले। फिर इंजेक्टेबल उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें अगर आंतों के अंदर कोई पॉलिप हो,
कोई गोश्त का टुकड़ा हो तो वो पॉलिप जो है उसको रिड्यूस होने नहीं देता इंटरसेप्शन को। तो ऐसी सूरत में इंटरसेप्शन के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक वजह ये हो सकती है। अच्छा, बाज लोगों को, बहुत सारे पेशेंट को मैंने ऐसे देखा है उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ था और उस एक्यूट अपेंडिसाइटिस में इतनी ज़्यादा चीज़ें जाके वहाँ पे एडिशन हो गई, बाउल लूप, वहाँ पे जाके उसको इन्फेक्शन को, उसका स्प्रेड रोकने के लिए सारी आंतें वहाँ पे चली गई हैं जो वहाँ से चिपक गई हैं और अब पेशेंट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली होता यही कि उसको पेन वहाँ पे हुआ होता है और जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है अपेंडिक्स होता है और वहाँ पे आते जाके चिपकी हुई होती है। तो इसको भी टाइमली इंटरवीन करना, टाइमली असेस करना, टाइमली जज करना और टाइमली ट्रीट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को आपने टाइमली उसको असेस नहीं किया, टाइमली उसको जज नहीं किया और टाइमली उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, तो फिर ये क्या होता है, ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है। मज़ीद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हुआ या आपने उसको रिलीव नहीं किया तो उसमें क्या होता है कि परफोरेशन हो सकती है। और अगर फिर ये परफोरेशन होती है तो जैसे मैंने आपको एक बताया कि अपेंडिक्स की परफोरेशन, चलो वहाँ पे तो वो भी बैक्टीरियल लोडेड है और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की तादाद होती है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है निकलने का। लेकिन अगर कोई आंतों में कोई परफोरेशन होती है तो वहाँ से लार्ज अमाउंट निकलता है। वो लार्ज अमाउंट निकलता है तो जाहिर बात है जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा वो पेशेंट को सेप्सिस में ले जाएगा। सेप्सिस का मतलब ये कि खून में इन्फेक्शन कराएगा, वो खून का इन्फेक्शन तमाम ऑर्गन्स में जाएगा, उस तमाम ऑर्गन को डिसफंक्शन करेगा। फिर क्या होता है, वो डिसफंक्शन के बाद मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो मतलब जितना आप डिले करते हैं चीज़ों को तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब एक और मौजू है इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग यानी जीआई ब्लीडिंग, तो वो कितनी किस्म की होती है और जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ जाए? देखिए, जीआई ब्लीडिंग जो है वो अपर जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है और लोअर जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो सर्जरी की नौयत मतलब ज़रूरत किस में पड़ती है? हाँ, देखिए सर्जरी की नौयत तो है, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम अपर जीआई से शुरू करें, अपर जीआई ब्लीडिंग है, अपर जीआई ब्लीडिंग में फिर ये देखते हैं कि भाई अपर जीआई ब्लीडिंग में जो है ना स्टमक है या इसोफेगस में कोई मसला है या जो है छोटी हाथ के जो पहला हिस्सा होता है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अमूमन क्या होता है, अल्सर की वजह से ब्लीडिंग होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इसोफेजियल वराइसिस है जो कि अमूमन CLD क्रॉनिक लीवर डिजीज के पेशेंट जो होते हैं, जिसमें अमूमन पेट में पानी भी भर जाता है और हाँ एसाइटिस, पेट में पानी भर जाता है, पेट जो ना मरीज का पेट बड़ा हो जाता है और उसको हम कहते हैं लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, यानी कि पेट बड़ा हुआ होगा, बाकी ऊपर नीचे धड़ जो है वो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं पेशेंट ऐसे ना। तो उसमें अगर CLD हो, क्रॉनिक लीवर डिजीज, उनमें इसोफेजियल वराइसिस होता है तो उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो वो एसोफेगस के एंड में वहाँ पर ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग का चांस होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्सर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, वॉमिटिंग के थ्रू पेशेंट शॉक में जा सकता है, वॉमिटिंग, उसमें फ्रेश ब्लड भी आता है, बाज़ वक़्त क्लॉटेड ब्लड भी आता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर बैंडिंग हम करते हैं, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो अल्सर है, मिसाल के तौर पर अगर अल्सर है और वो अल्सर जो है वो अल्सर या तो परफोरेट कर सकता है या ब्लीड कर सकता है। अगर अल्सर परफोरेट किया तो भी ऑपरेशन की जरूरत, क्योंकि वो पेरिटोनाइटिस कराता है। अल्सर ने परफोरेट किया, उसका पेन स्टार्ट कहाँ होगा, पेट के मरकजी ऊपरी हिस्से में। पेट सख्त हो जाएगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगी, पेशेंट फीवर के साथ हो सकता है, सीवियर पेन के साथ हो सकता है, इवन पेशेंट अगर हिलजुल भी करता है तो उसको पेन होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। तो पेरिटोनाइटिस में भी सर्जरी की जरूरत, जाहिर बात है उसमें भी पूरा पेट दरमियान से खुलेगा, खुलने के बाद उसको हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद पेशेंट को अगर स्टमक से ब्लड आ रहा है वॉमिटिंग की शक्ल में और फ्रेश आ रहा है तो फौरन उसको दिखाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, फौरन उसको दिखाना चाहिए और उसको डायग्नोस होना चाहिए कि उसको ब्लड क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कोई अल्सर है, कोई इसोफेजियल वराइसिस है, अल्लाह ना करे कोई कैंसर है, क्योंकि ये भी हो सकता है, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो फिर जाहिर बात है उसका पूरा एक वर्कअप होगा, उसकी पूरी स्टेजिंग होगी, फिर उसमें हम ट्रीटमेंट ऑप्शन सोचते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसमें फिर सर्जरी है, सर्जरी के साथ पेशेंट को बाज़ वक़्त कीमोथेरेपी की, जिसमें कैंसर की दवाइयाँ होती है वो दी जाती हैं, रेडियोथेरेपी होती है वो दी जाती है। अब अगर लोअर इंटेस्टाइन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, अगर वो पेनलेस हो रहा है तो वो ज़्यादातर हम यही पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हेमोराइड के साथ। ठीक है, और अगर पेनफुल है फिशर के साथ, बहुत कॉमन है। अगर पेशेंट फ्रेश ब्लड विथ पेन, समझिए ज्यादा खतरे की बात नहीं है, ये जो है वो फिशर है। ठीक है, अब फिशर में क्या करते हैं, फिशर में सबसे पहले पेशेंट की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन।
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है कि हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, भाई आपने पानी ज़्यादा पीना है, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हाई फाइबर डाइट लेना है ताकि कब्ज़ ना हो। बेसिकली ये कब्ज़ की वजह से ही उनको फिशर डेवलप होता है, हार्ड स्टूल होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इंजरी होती है और वो जख्म बन जाता है। अच्छा, फिर जब वो जख्म बन जाता है, फिर जैसे जैसे जब स्टूल पास होता है वो उसको हिट करता है, तो एनल स्फिंक्टर ड्यूरिंग पखाने निकलने के दौरान, ड्यूरिंग वो रिलैक्स होने के मजीद वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो मजीद ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसका इलाज मेडिकल भी है, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होता या सक्सेसफुल नहीं होता, पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर हम उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। पेशेंट को बिल्कुल अल्लाह ने चाहा बिल्कुल जो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद जो पहला दिन होता है उसमें पेशेंट को स्टूल पास करने में तकलीफ खत्म हो जाती है। आप यकीन करें, मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है जी, आप यकीन करें, मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है जो जिनके आंसू निकलते हैं इस दर्द की वजह से, और पेशेंट को फील ऐसा होता है जैसे पखाने की जगह से कोई कांच का टुकड़ा पास हो रहा है, मतलब वो सर्जरी के बाद आराम से चल के जाता है। जनाब बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को, अगर हम उसकी मार्किंग करें कि 100% पेन है, फॉर एग्जांपल 90% पेन उसका रिलीफ हो जाता है, वो 10% पेन जो रहता है वो सिर्फ सर्जरी में जो हम कट लगाते हैं, जो ऑपरेशन की जगह होती है, सिर्फ उसका दर्द होता है, वो वेग पेन होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डल पेन होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हेमोराइड है तो फिर हम देखते हैं कि हेमोराइड में उसका ग्रेड क्या है ना, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फोर्थ डिग्री है। उसमें भी पहले यही है पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने हाई फाइबर डाइट, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब वेजिटेबल, फ्रूट, लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में ज्यादातर वजह यही है। जी जी जनाब, रीजन जी, उसमें फिर बाउल हैबिट्स चेंज करने को कहा जाता है। फिर उसमें फिर क्या है कि अगर फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है तो हम उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे ठीक हो जाता है पेशेंट। सेकंड डिग्री है तो उसमें हम छल्ले लगा देते हैं, जिसको हम बैंड कहते हैं। उससे थर्ड डिग्री है, फोर्थ डिग्री है तो ऑब्वियसली इट नीड्स सर्जरी, उसमें फिर हम सर्जरी करते हैं, और कराना भी ज़रूरी है। हम बहुत सारे लोग हैं तो हकीमों के पास जाते हैं, जनाब हम ये दवाई ले रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, अब हकीमों के पास जाएंगे, ये दवाई लेंगे, उसमें क्या होता है, चीज़ें वर्स होती जाती हैं, पेशेंट ब्लीडिंग की वजह से एनीमिक हो जाता है, एनीमिया की वजह से पेशेंट की सांस फूलनी शुरू हो जाती है, पेशेंट। ये असल में वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे बार बार वार्न किया जा रहा है अच्छा कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, चले तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अब मैं नाज़रीन से, चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज पेट के उन अमराज पर तफसीली गुफ्तगू सुनी जिनमें मेडिकली ट्रीटमेंट को नहीं मुमकिन ही नहीं है, और सर्जरी ही उसका वाहिद और हतमी इलाज होता है। उसमें ज़रा सी ताख़ीर या लापरवाही इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए ख्याल रखें, जब भी कोई ऐसी अलामतें हों जो आज हमने डिस्कस की हैं और एक हों तो फ़ौरन ही किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ जाएं और वक्त ज़ाया ना करें। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। हम अपने मेहमान डॉक्टर गयासुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। थैंक यू। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को अब इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।